महाराष्ट्र में शिवसेना की 45 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट शिंदे को पड़ी। 5 पाखड़ी से चुनाव लड़ेंगे। महायुति ने अब तक 144 नामों की घोषणा की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एमपी में सीट शेयरिंग तय। कांग्रेस 100 में से 105, शिवसेना उद्धव 96, 100, एनसीपी शरद 85 सीटों पर लड़ेगी। ईडी समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई आज। एजेंसी ने हाईकोर्ट में कहा था याचिका पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं। प्रियंका गांधी आज रोड शो के बाद नामांकन दाखिल करेंगी। सोनिया राहुल भी साथ रहेंगे। बीजेपी ने नाव्या हरिदास को उतारा। आगामी उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। कांग्रेस के लिए फूलपुर सीट छोड़ सकती है सपा। देर रात राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच बातचीत हुई। दिल्ली में बेहद खराब स्तर पर पहुंची एयर क्वालिटी। दिवाली से पहले धुंध की चादर में लिपटी दिल्ली। 350 से पहुंचा AQI। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और राजधानी लखनऊ से एक खबर है जहां पर सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता पर गंभीर आरोप लगे हैं। राजधानी लखनऊ से आपको इस वक्त की एक खबर बता रहे हैं। भानु प्रताप सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत पर आरोप लगे हैं और भानु प्रताप सिंह के खिलाफ ठेकेदार ने लिखा सीएम को पत्र। करोड़ों के टेंडर की पारदर्शिता पर ठेकेदार ने सवाल उठाए। टेंडर में धांधली की जांच करवाए जाने की भी मांग की गई। ठेकेदार ने ये मांग की है और इसी के साथ ही सिंचाई विभाग के तरफ से देखा जा रहा है कि 14 निविदाओं में धांधली करने का आरोप है। मेसर्स VPS कंस्ट्रक्शंस को लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगा है। तो अधीक्षण अभियंता द्वारा लाभ पहुंचाने का ठेकेदार ने ये गंभीर आरोप लगाया है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर भानु प्रताप सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत पर ये आरोप लगे हैं। साथ ही मांग भी की गई है। भानु प्रताप सिंह के खिलाफ ठेकेदार ने सीएम योगी आदित्यनाथ को ये पत्र लिखा। करोड़ों के टेंडर की पारदर्शिता पर सवाल भी ठेकेदार द्वारा उठाए गए हैं। ये आरोप लगाए गए हैं। ठेकेदार ने गंभीर आरोप लगाया है। तो सिंचाई विभाग की तरफ से 14 निविदाओं में धांधली का आरोप है। राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की। तो सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता पर आरोप लगे हैं। भानु प्रताप सिंह के खिलाफ, जो कि अधीक्षण अभियंता है, उनके खिलाफ आरोप लगे हैं। भ्रष्टाचार की शिकायत पर ये आरोप लगाए गए हैं। भानु प्रताप सिंह के खिलाफ ठेकेदार ने सीएम योगी आदित्यनाथ को ये पत्र लिखा। साथ ही 7 करोड़ों के टेंडर की पारदर्शिता पर सवाल भी उठाए गए हैं। टेंडर में धांधली की जांच करवाए जाने की भी मांग की गई है। इसी के साथ ही साथ सिंचाई विभाग की तरफ से 14 निविदाओं में धांधली करने का भी आरोप है। मेसर्स VPS कंस्ट्रक्शंस को भी लाभ पहुंचाने का ये जो गंभीर आरोप है वो भी लगाया गया है ठेकेदार की ओर से। तो अधीक्षण अभियंता द्वारा लाभ पहुंचाने का आरोप लगा है और ये गंभीर आरोप अधीक्षण अभियंता पर लगा है और इसी के साथ ही साथ लाभ पहुंचाने को लेकर के ठेकेदार ने ये आरोप लगाए हैं। राजधानी लखनऊ से फिलहाल आपको ये खबर बता रहे हैं। और सीधा चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां पर राउंड टेबल सम्मेलन चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। केवल साल में एक बार नहीं, बल्कि हमें अलग अलग कमिश्नरी स्तर पर, फिर जनपद स्तर पर उन विशिष्ट योजनाओं के साथ भी इसको जोड़ने का कार्य करना चाहिए। अगर आपको सिर्फ क्लस्टर के रूप में रखना है, वाराणसी या भदोही में इस कार्यक्रम को जोड़ सकते हैं। कारपेट का पूरा उद्योग इसके साथ जुड़ सकता है। लेजर क्लस्टर के रूप में कानपुर या फिर आगरा इसके साथ जुड़ सकता है।
आपको अन्य उसके साथ जोड़ना है, तो आपको हार्डवेयर के लिए आपको अलीगढ़ में उस प्रकार का एक मंच वहां पे उपलब्ध हो सकता है और लोग जुड़ेंगे इसके साथ, लोग जानेंगे भी। ये सारी चीजें अगर हमें समग्र रूप से लेकर के आगे बढ़ानी पड़ेगी। आप सबको मैं दीपावली की अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। एक ऊर्जावान उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद। मैं समय है कि बिजनेस स्टैंडर्ड समूह की तरफ से एक सम्मान प्रतीक चिन्ह। और इसी बीच विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गठबंधन में कांग्रेस को एक और सीट मिलने के संकेत साफ साफ नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर गठबंधन में कांग्रेस को एक और सीट मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। फूलपुर सीट कांग्रेस को मिलना तय माना जा रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने संकेत इस बात के दे दिए हैं। कांग्रेस ने मझवा और फूलपुर सीट की मांग भी की थी और इसी के साथ ही साथ सपा फूलपुर से अपना प्रत्याशी भी वापस लेगी, चूंकि पहले से ही जो प्रत्याशियों का नाम था, नाम के चयन को लेकर के समाजवादी पार्टी ने पहले ही ये तय कर रखा था। लेकिन अब जो कि माना जा रहा है कि कांग्रेस को लेकर के जो सीट शेयरिंग की बात की जा रही थी, अब समाजवादी पार्टी ने फूलपुर से अपना जो कि प्रत्याशी उतारने की बात कर रही थी, वापस ले लिया है। और वापस लेने की बात भी कर रही है। गठबंधन पर आज अंतिम फैसला भी लिया जाएगा। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय दिल्ली पहुंचे और अजय राय के साथ अविनाश पांडे दिल्ली में मौजूद हैं। कांग्रेस ने उपचुनाव में 5 सीटों पर दावा किया था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच कोई तीखी नोकझोंक चल रही है, अंदरूनी खाने से जो कि खबर निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन अब चूंकि जो बैठक की गई, बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सीट शेयरिंग की जो बात की जा रही थी, तो अब सपा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मान गए हैं और अपना फूलपुर से प्रत्याशी वापस लेने की भी बात कर रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उपचुनाव के लिहाज से, और अब कुछ ही समय बचा है उपचुनाव को लेकर के। लेकिन तमाम जो पार्टियां हैं अपनी अपनी जो कमर है वो कस चुके हैं। ये एक साख पर बात मानी जा सकती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले या इंडिया गठबंधन की बात कर ले। ये साख पर बात है, और सब खास तौर पर तब जब लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में नतीजे देखे गए, उस नतीजों के लिहाज से अगर बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा पर बात तो है ही, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी अब पूरी तरह से अपना जो वर्चस्व है फिर से कायम रखने की भी जरूरत पड़ेगी, और वर्चस्व बनाए रखने के लिए पूरी दमखम के साथ उपचुनाव पर उतरने की कोशिश की जा रही है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर के बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गठबंधन में कांग्रेस को एक और सीट मिलने के जो कि संकेत हैं वो देखे जा रहे हैं। इंडिकेटर दिया जा चुका है समाजवादी पार्टी की ओर से। फूलपुर सीट को लेकर के कांग्रेस को माना जा रहा है कि कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी, समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी जो कि उतारने की बात कर रही थी वापस ले लेगी। तो कांग्रेस ने मझवा और फूलपुर सीट की मांग की थी। फूलपुर पर बात बनती नजर आ रही है। 2 सीटों को लेकर देखा जा रहा है। 5 सीटें मांग की जा रही थी, अब 5 सीटें कांग्रेस को दिए जाने की भी बात है। गठबंधन पर आज जो कि अंतिम फैसला लिया जाएगा, देखा जाएगा कि इस अंतिम फैसले में क्या कुछ निकल कर आता है, कितनी सीटों पर बात बनती है दोनों पार्टियों के मध्य। हालांकि दोनों के बीच जो तलखियां थी वो भी अब कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही हैं, जो कि देखा जा रहा था। फिलहाल ऐसे इस तरह के जो बयान थे अखिलेश यादव भी देते बच रहते, राहुल गांधी भी देते बच रहते, लेकिन आपस में जो अनबन थी वो भी तस्वीरें देखने को मिली आमतौर पर। लेकिन अब चूंकि संकेत सपा मुखिया की ओर से दिया गया है कि फूलपुर सीट दी जा सकती है कांग्रेस को। कांग्रेस ने मझवा और फूलपुर सीट की मांग की थी, चूंकि ये अहम सीटें हैं समाजवादी पार्टी की, और इन अहम सीटों को लेकर के बड़ा टारगेट है उपचुनाव को लेकर के। लेकिन इन्हीं सीटों पर अगर बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी
को एक बड़ा लक्ष्य भी तय करना पड़ेगा। संदीप, इसी खबर पर है संदीप, जिस तरह से देखा जा रहा है विधानसभा उपचुनाव को लेकर के समय बेहद कम है और इस समय को कैसे भुनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से, वो भी देखने को मिल रहा है। बैठक भी की गई है, हालांकि दिल्ली में आज अंतिम फैसला भी लिया जाना है। संदीप अनम्यूट कर लीजिए। तो लगातार अब पार्टी में संशय बना हुआ है, क्योंकि जहां एक आ रही है संदीप, आवाज आ रही है आपकी। संदीप बात पूरी देखिए, कीजिए, आवाज आ बिल्कुल रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 9 सीटों पर जी संदीप, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए वंदना, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने अब तक अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं और महत्वपूर्ण बात है, जब चुनाव आयोग ने जिस तरीके से इसकी सूची जारी की थी कि डेट निर्धारित किया था, उसके बाद 25 अक्टूबर यानी कि 2 दिन बचे हैं, अब ये अंतिम तिथि है नामांकन करने का। और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपने प्रत्याशियों को घोषणा नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी की घोषणा न करने का मकसद यह था कि समाजवादी पार्टी एक सीट कांग्रेस को और देने का मन बना रही है, यानी कि फूलपुर सीट जो है वो कांग्रेस को देना चाहती है, क्योंकि एक तरफ बात करें तो गाजियाबाद की सीट कांग्रेस के खाते में गई है, दूसरी महत्वपूर्ण सीट जो खैर है, जो अलीगढ़ की सीट है, वो कांग्रेस के खाते में जा चुकी है। और अब अगर बात करते हैं तो एक सीट और फूलपुर, वो भी सीट देने की बात समाजवादी पार्टी ने कर दी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कल मंगलवार को दिन में समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से ये ऐलान किया है, औपचारिक ऐलान था, मतलब कहीं एक सार्वजनिक मंच पर नहीं किया था, लेकिन एक मंशा थी अखिलेश यादव की कि एक सीट फूलपुर की जो है वो कांग्रेस के खाते में दे दी जाएगी। इसके बाद से बीजेपी में खलबली जरूर मची है भारतीय जनता पार्टी में। शायद यही वजह है कि कल जब भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होनी थी, लेकिन वो लिस्ट रोक दी गई कहीं ना कहीं। अब उसके बाद से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो 2 दिन पहले से दिल्ली में मौजूद है, और इसके साथ ही साथ में दोनों डिप्टी सीएम उनको दिल्ली तत्काल प्रभाव से बुला लिया गया था, और वहां पर कहीं ना कहीं जेपी नड्डा से जो मुलाकात होगी उस पर चर्चा की जाएगी कि आखिर किस तरीके से प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज देर शाम तक जो है इंतजार का समय होगा, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित हो जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस भी अब इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना नहीं चाहती है। वजह साफ है कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि इस बार के जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव उपचुनाव हो रहे हैं, इन उपचुनाव में ना खड़े होकर के समाजवादी पार्टी पूरी 9 की 9 सीटों पर चुनाव इस बार यहां पर लड़ती हुई नजर आए। इसी नेतृत्व को लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और अविनाश पांडे को भी दिल्ली बुला लिया गया है, यानी कि दिल्ली में जाकर के वार्तालाप होगी और उस पर चर्चाएं होंगी कि किस तरीके से आगे उत्तर प्रदेश की रणनीति को बढ़ाया जाएगा, कैसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाएगा। इन तमाम चीजों को लेकर के दिल्ली में बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, और ये माना जा रहा है कि आज शाम तक सभी चीजें फाइनल होती हुई नजर आएंगी। वंदना, बिल्कुल संदीप, ये तो देखा जा रहा है कि जो बैठकों का दौर है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से देखा जा रहा है, दिल्ली में अंतिम फैसला भी लेना है। लेकिन जिस तरह से ये बात निकल कर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी कल अपनी एक लिस्ट जारी करना चाहती थी और करने जा भी रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर जो कि फूलपुर बताया जा रहा है कांग्रेस के खाते में पहुंच गया है, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दे दी है सीट। तो अब क्या लगता है कि फिर से एक बार मंथन करेगी बीजेपी कि इस सीट पर अब किस प्रत्याशी को उतारना है? देखिए वंदना, बिल्कुल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने फूलपुर का प्रत्याशी अपना घोषित कर दिया था, अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वो कांग्रेस के खेमे में जाएगी वो सीट, तो कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारते हुए मैदान में आएगा। तो कांग्रेस किस पर भरोसा करेगी फूलपुर सीट पर, यह एक महत्वपूर्ण होने वाला है। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता आ गई है। शायद यही वजह है कि आज जो है दिल्ली में जो ये बैठक चल रही है, उस बैठक में निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि इसीलिए उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम को वहां पर बुलाया
बुलाया गया है। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष जो कि 2 दिनों से वहां दिल्ली में मौजूद हैं, मंथन चल रहा है कि 27 जो नाम भेजे गए थे पैनलिस्ट में, उनमें से किसको प्रत्याशी बना के मैदान में उतारा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार जातीय समीकरण के आधार पर भी वोट बैंक खींचने का प्रयास पूरी तरीके से करेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 विधानसभा सीटों पर महत्वपूर्ण चीजें ये हैं कि किन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाएगा, जिससे कि एक भरोसा हो सके भारतीय जनता पार्टी को कि वो सीट जीती जा सकती है। अब अगर कांग्रेस के खाते में सीट जाएगी तो कांग्रेस अपना एक प्रत्याशी मैदान में उतारता हुआ नजर आएगा, तो निश्चित तौर पे अब ये रणनीति बिल्कुल बदलती हुई नजर आ रही। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो रूपरेखा है वो क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद हम अपने प्रत्याशी की घोषणा जो है वो करें। तो इसी इंतजार में भारतीय जनता पार्टी अब तक जो है चुप बैठी हुई है और लगातार इस पर मंथन विचार विमर्श जो है करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल संदीप, और हमेशा से ही देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही फूक फूक करके कदम रखती है जब देख लेती है कि जो विपक्ष है अपनी चाल चल चुका है, उसको देखकर ही अपनी एक रूपरेखा जो कि है वो तैयार करती है। और इसी के साथ ही साथ अगर बात करें कि बैठक जो कि आज अंतिम फैसला भी लिया जाना है, तो कितने बजे ये बैठक होनी है और इस बैठक में कौन कौन से जो दिग्गज नेता होंगे वो शरीक होंगे? देखिए, अगर बात करते हैं तो उपचुनाव को लेकर के एक तरफ समाजवादी पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस मिलकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, तीसरी तरफ अगर बात करते हैं तो वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अलग अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही दिल्ली में, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो कि उनका शीर्ष नेतृत्व पूरा दिल्ली में है, तो वो अलग अपनी बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे, वो भी मौजूद हैं, और इसके साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी दिल्ली कल रात में रवाना हो चुके हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि ये विचार विमर्श होगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चुनाव लड़ती है या फिर समाजवादी पार्टी का सिर्फ मात्र एक सहयोग करती हुई नजर आएगी, और सीटों का कोई बंटवारा नहीं होगा समाजवादी पार्टी के साथ में कांग्रेस का। तो ये एक मंथन जरूर चलेगा दोनों पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण अगर हम चर्चा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में भी संशय बना हुआ है कि अब 27 जो नाम पैनलिस्ट में भेजे गए थे, क्या वही नाम कंफर्म होकर के निकलेंगे वहां से, या उसमें भी कुछ संशोधन किया जाएगा। बदलाव की रणनीति जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अगर होती है, तो भारतीय जनता पार्टी भी उससे बड़ी चाल चलने के लिए हमेशा तैयार रहती है, और शायद ये माना जा रहा है कि इस बार हो सकता है कि कुछ नए बदलाव के साथ में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारे। तो इसीलिए शायद अभी तक जो रणनीतियां बन रही थी उस पर भारतीय जनता पार्टी कोई ठोस फैसला नहीं ले पा रही है। तो ये भी माना जा रहा है कि आज शाम तक हो सकता है कि एक बड़े फैसले के साथ में भारतीय जनता पार्टी अपनी वो लिस्ट जो है वो जारी कर देगी उत्तर प्रदेश की, और साफ तौर पे जहां पे 9 सीटों पर चुनाव होने विधानसभा के। लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या बैठक में निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई बड़े चेहरे जो हैं वो आज दिल्ली में मौजूद हैं। जी बिल्कुल संदीप, और देखा भी जा रहा है। फिलहाल अगर बात करें मझवा सीट की या फूलपुर की जो बात चल रही है, ये एक हॉट सीट मानी जाती है फूलपुर सीट, लेकिन सवाल ये है कि सारे रणनीति जो भी होती है वो लेकर के ही उतरती है जनता के पास, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, सत्ताधारी पक्ष हो। लेकिन अब कौन सी वो रणनीति है जिसके तहत फूलपुर में अपने प्रत्याशी उतारेगी कांग्रेस, या मझवा में भी? देखिए, माफ करिएगा, कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी से 5 सीटों का प्रस्ताव जो है वो दिया था। उन 5 सीटों में अगर बात करते हैं तो 5 सीटें काफी महत्वपूर्ण थी। उसमें एक फूलपुर भी थी, मझवा भी थी, खैर भी थी, गाजियाबाद थी, और इसके साथ ही साथ में अयोध्या की सीट भी कांग्रेस की तरफ से मांगी गई थी। लेकिन महत्वपूर्ण चीजें ये है कि उन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, और अब ये माना जा रहा है जो फूलपुर की सीट है वहां पर भी समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। तो अब कांग्रेस की तरफ से अगर ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती है तो कांग्रेस को अपना प्रत्याशी चयन करना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात गाजियाबाद और खैर की, जहां पर पिछली बार 2022 के चुनाव में देखा गया था कि वहां से डॉली शर्मा को कांग्रेस ने मैदान में उतारा था, तो दूसरी तरफ वहां आरएलडी का कैंडिडेट मजबूत हुआ करता था। तो ये भी एक रणनीति के तहत आएगा कि किस तरीके से अपने प्रत्याशियों को इस बार मैदान में उतारे कि जिससे बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सके। क्योंकि अब तक की अगर हम बात करते हैं, चाहे करहल की सीट हो, चाहे फिर वो मिल्कीपुर रही हो या फिर कटहरी रही हो, तो इन तमाम सीटों में अब तक समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं वर्चस्व रहा है।
समाजवादी पार्टी के खेमे में ये सीटें जो है देखने को मिली हैं। अब महत्वपूर्ण बात होगी क्या इनके किले को भारतीय जनता पार्टी कैसे भेदती है, ये एक महत्वपूर्ण विषय होगा। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियां अपनी साफ जाहिर होंगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने लिस्ट की घोषणा कर देती है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी तुरंत नामांकन प्रक्रिया में सबसे पहले भाग लेना शुरू कर देगी, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 सीटों पर लेकर के चर्चाएं करते हैं और लगातार दायित्वों का निर्वाहन करते हैं और अपने अपने जो बड़े चेहरे हैं, जो कैबिनेट के जो चेहरे हैं, उनको वहां का प्रभारी बना करके बैठाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक फीडबैक जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, समाजवादी पार्टी भी किसी प्रकार से कोई कमी नहीं करना चाहती है। शायद यही वजह है कि अब वो नामांकन प्रक्रिया में भी भाग लेनी शुरू कर दिया है और वो नामांकन अब शुरू भी हो चुके हैं, धीरे धीरे नामांकन होते नजर आ रहे हैं। तो ये भी माना जा रहा है खास बात कि उत्तर प्रदेश के जो इस बार का जो चुनाव होगा काफी दिलचस्प होगा, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ में लड़ेगी चुनाव, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, तो तीसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो एक चुनाव जो होगा वो त्रिकोणीय चुनाव होता हुआ नजर आएगा इस बार का। बिल्कुल संदीप, और त्रिकोणीय चुनाव में काफी दिलचस्पी भी देखी जा रही है जनता के प्रति भी, और ये बड़ी बात है कि इस बार 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, इन 9 सीटों पर कौन आगे निकल के आता है सामने। फिलहाल जब परिणाम आएगा ये देखने वाली बात होगी। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। राजधानी लखनऊ से ये खबर बता रहे हैं गठबंधन पर आज अंतिम फैसला भी लिया जाएगा। दिल्ली में अहम बैठक होगी और इसी के साथ ही साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अध्यक्षता में बैठक होगी। विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की। इसी के साथ ही साथ गठबंधन में कांग्रेस को एक और सीट मिलने के संकेत दिए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। फूलपुर सीट कांग्रेस को मिलना तय माना जा रहा है लगभग, और इसी के साथ ही साथ 5 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी उतरेंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने साफ तौर पर संकेत दे दिया है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है। सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता पर आरोप लगे हैं। भानु प्रताप सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की गई थी और भानु प्रताप सिंह के खिलाफ ठेकेदार ने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखा। बड़ी खबर है, राजधानी लखनऊ से आपको ये बता रहे हैं। करोड़ों के टेंडर की पारदर्शिता पर ठेकेदार ने सवाल उठाए और टेंडर में धांधली की जांच करवाए जाने की भी मांग की गई। ठेकेदार ने ये मांग की है और सिंचाई विभाग की तरफ से 14 निविदाओं में धांधली करने का भी आरोप है। मेसर्स वीपीएस कंस्ट्रक्शंस को लाभ पहुंचाने का भी आरोप है। अधीक्षण अभियंता द्वारा लाभ पहुंचाने का ठेकेदार ने ये गंभीर आरोप लगाया है। तो सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता पर गंभीर आरोप लगे हैं। तो राजधानी लखनऊ से खबर, सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता पर गंभीर आरोप है। भानु प्रताप सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत पर आरोप लगे हैं। अधीक्षण अभियंता द्वारा लाभ पहुंचाने का ठेकेदार ने गंभीर आरोप लगाया है। राजधानी लखनऊ से फिलहाल आपको ये खबर बता रहे हैं संदीप, इसी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं अधीक्षण अभियंता पर और एक ठेकेदार द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं, मसला क्या है पूरा? देखिए, सिंचाई विभाग में एक ठेकेदार ने एक अधीक्षण अभियंता के खिलाफ शिकायत की है और वो शिकायत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ई टेंडर जो प्रक्रिया चालू की गई है, इस टेंडर प्रक्रिया में किस तरीके से घोलमेल हो रहे हैं, किस तरीके से घपले किए जा रहे हैं, उसका आरोप उसने लगाया है। साफ तौर पर उसने अपने इस पत्र में लिखा है कि किस तरीके से सिंचाई विभाग में टेंडर के नाम पर जो है काम किए जा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं टेंडर प्रक्रिया में बड़ा खेल खेला जा रहा है। वो अधीक्षण अभियंता भानु प्रताप
सिंह हैं उनके ऊपर आरोप लगाए हैं। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से टेंडर प्रक्रिया होती है, 10-10 लोग बिड डालते हैं, तकनीकी बिड डालते हैं, उसके बाद में 5 लोगों की बिड को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो क्यों रिजेक्ट कर दिया जाता है, इन चीजों को लेकर के आरोप लगाए हैं। 14 विधायें थी, उसमें से अगर बात करते हैं तो कुछ की पास कर जाती हैं और कुछ को हटा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो कागज की जो प्रक्रिया होती है, जो टेक्निकल बिड होती है, उस टेक्निकल बिड में कहीं बड़ा खेल खेला जाता है। तो वो आरोप जो है वो एक ठेकेदार ने लगाए, क्योंकि अगर टेंडर की अगर बात करते हैं, किसी काम को लेने की बात करते हैं, तो हमसे बेहतर और हम सबसे बेहतर जो है, जो एक ठेकेदार होता है, वो इस चीज को समझता है कि कहां पे कमी रह गई है, कहां पे कौन सी कमी है, अधिकारी क्यों आकर मुझे काम नहीं दे रहे हैं। तो ये तमाम चीजों की बातें जब अपने पत्र पे लिखा है तो ये बहुत कुछ दर्शाता है। और महत्वपूर्ण बात यह है, जब ठेकेदार कोई प्रताड़ित हो जाता है किसी अधिकारी से, तभी जाकर के वो चिट्ठी लिखता है ना, अन्यथा वो कोई ठेकेदार कभी किसी अधिकारी के खिलाफ चिट्ठी नहीं लिखता, क्योंकि उसको पता है। संदीप, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से गंभीर आरोप ठेकेदार द्वारा लगाया गया, तो ये आरोप, ये जो धांधली है, कितने दिनों से चल रही थी, कितने समय से चल रही थी? चूंकि बात नहीं सुनी जा रही थी ठेकेदार की, तब जाकर ठेकेदार ने शिकायत की, पत्र लिखा है। देखिए, बिल्कुल ठेकेदार ने कई बार, ऐसा हो सकता है कई बार उसने टेंडर में पार्टिसिपेट किया हो, टेंडर में प्रक्रिया में काम करने का प्रयास किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको काम जो है आवंटित नहीं किया गया है। कुछ अपने चहेते ठेकेदारों को काम आवंटित कर दिया जाता है। होता क्या है कि जब बड़ी जो फर्में होती हैं, कुछ बड़े जो ठेकेदार होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी सेटिंग जो है वो बनाकर रखते हैं अधिकारियों से। वो नीचे से लेकर के ऊपर तक एक पैनल होता है, जो कभी जो टेक्निकल बिड होता है, जो उसके कागज को चेक करता है। अधिकारी एक एक बैठ करके कागज को नहीं चेक करते, कंप्यूटर पे बैठा हुआ व्यक्ति सारी चीजों को एक एक करके चेक करता है। फिर उसके बाद वो अपनी फाइल को ले जाकर अधिकारी को दिखाता है कि साहब इसमें ये कमियां रह गई हैं। तो अब उस अधिकारी उसको छांट करके किनारे कर देता है कि इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए। अब जो ठेकेदार उनका अपना होता है, या कह सकते हैं कि जिस ठेकेदार पे उनको मेहरबानी करनी होती है, उस ठेकेदार को बुला करके उसको काम जो है आवंटित कर दिया जाता है। फिर उसका टेंडर में नाम आ जाता है, अब वो काम करने लगता है। तो ये प्रारूप जो है वो जारी किए जाते हैं। तो इस तरीके से अगर बात करते हैं तो ये एक बड़ा खेल जो है वो चल रहा होगा पहले से कभी से, या ये कहा जा सकता है उस ठेकेदार ने पहले भी कई 1-2 काम जो है के लिए टेंडर प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उसको काम आवंटन नहीं हुआ। उसके बाद जाकर के वो ठेकेदार ने अपना पत्र पे, उस लेटर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। साफ तौर पे उन्होंने बताया है कि कैसे एक अधीक्षण अभियंता जो है, एक अपने किसी खास आदमी को काम देने के लिए कितने लोगों के फाइलों को रिजेक्ट कर दिया, कितने टेंडरों को उन्होंने टेक्निकल बिड बता करके उसको किनारे कर दिया। लेकिन ये एक बड़ी आरोप एक ठेकेदार ने लगाया है। ठेकेदार आरोप जब लगाता है जब सोचिए कि आपको उसको का काम नहीं करना है, या फिर अब उस अधिकारी की तालमेल जो है नहीं बैठ रहे, अधिकारी कहीं ना कहीं उसको प्रताड़ित कर रहा है, क्योंकि हर ठेकेदार काम करना चाहता है, हर ठेकेदार किसी से लड़ाई नहीं करना चाहता है। तो जो बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो चुका है, उसके बावजूद ही वो अब जो है, यहाँ ये भी जानने की जरूरत है कि जिस तरह से ठेकेदार ने जब ये पत्र लिखा, तो पत्र लिखने के बाद क्या कोई एक्शन हुआ अभी तक? और संदीप, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, हमारे साथ अभी रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे भी जुड़ चुके हैं। और मनीष जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अधीक्षण अभियंता पर एक गंभीर आरोप लगा है, खुद उनके ही ठेकेदार ने आरोप लगाया है, इस तरह से तो कई सवाल उठते नजर आ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी धांधली की जा रही थी और बात जब नहीं सुनी गई ठेकेदार की, तब जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख डाला। बिल्कुल वंदना, देखिए बड़ा गंभीर प्रकरण कह सकते हैं आप इसको। एक तरफ जहाँ पारदर्शिता की बात कही जाती है, जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है, चूंकि मामला सिंचाई विभाग का है, जिसे अब जल शक्ति विभाग कहा जाता है। इसी विभाग के एक प्रमुख सचिव ने कल जो है पूरे देश में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया है। एक विंग वो भी चल रही है, जल जीवन मिशन जल शक्ति, जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश में। दूसरा ये सिंचाई विभाग, जिसका काम नहरों तक पानी पहुंचाना है, किसानों की सिंचाई की व्यवस्था करना है, ना आए बंधों की मरम्मत करना है। ऐसे में एक ठेकेदार की तरफ से आरोप लगता है तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है, बड़ी प्रक्रिया है और उस पर सबकी नजर होती है। और अगर ठेकेदार आरोप लगाता है तो मुझे मामला कितना गंभीर होता है, क्योंकि जिस विभाग में काम करता है कोई ठेकेदार, उस
कभी उसका प्रयास नहीं होता है कि किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत करे, क्योंकि एक मौन सहमति होती है उसमें, और वो शिकायत तभी करता है जब मामला या पानी सर से ऊपर हो जाता है। उसे ये अच्छी तरह मालूम होता है कि अगर हम शिकायत करेंगे तो इसके बाद की स्थिति क्या होगी, विभाग के अधिकारी उसे काम देना बंद कर देंगे या विभाग के अफसर उसे एंटरटेन करना बंद कर देंगे। निश्चित रूप से जिसने भी ये शिकायत की है, काबिले तारीफ है कि कम से कम वो एक बंदा सामने तो आया कि जिसने ऑनलाइन टेंडर प्रणाली के ऊपर सवाल खड़े करते उसने तमाम टेक्निकल रीजन भी बताया। अगर उस पत्र को आप देखेंगे तो उसमें उन 14 निविदाओं में उसने बताया है कि किस निविदा में उसने प्रतिभाग किया और कैसे उसे टेक्निकली डिस्क्वालीफाई किया गया, और डिस्क्वालीफाई करने के बाद जो अपडेट होती है वो इतने छोटे छोटे अपडेट किए गए हैं कि किसी को कोई पढ़ नहीं सकता। और हमारे पास एक कॉल रिकॉर्डिंग भी है अधीक्षण अभियंता साहब की, अगर वो रिकॉर्डिंग हम चला दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि साहब कितने दबंग किस्म के आदमी हैं। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री से सवाल उठाए हैं, सवाल ये मुख्यमंत्री तक मामला पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन सिंचाई विभाग के जो मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, कम से कम उन्हें इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए, उन्हें बुलाकर पूछना चाहिए भाई इस प्रक्रिया में ऐसा आपने कौन सी कमी कर दी है, कौन सी कमी रह गई कि आपके खिलाफ शिकायत की जा रही है, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जा रहा है। मतलब आप समझिए ना, विभागीय मंत्री तक भी पत्र लिखा गया हो तो समझ में आता, लेकिन अगले ने इतना मजबूर कर दिया कि अगला इंसान जो है मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हर एक उत्तर प्रदेश के नागरिक को ये लगता है कि अगर हम मुख्यमंत्री योगी से गुहार लगाएंगे तो शायद उनकी सुनवाई हो जाए। मनीष जी, एक सवाल मैं जानना चाहूंगी, मेरे भी जहन में एक सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि आमतौर पर ऐसी शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन जब ये माना जा सकता है कि जैसे ही जो ठेकेदार है उसको लाभ देना बंद कर दिया गया होगा, तो ऐसे में इस स्थिति में आकर के क्या शिकायत कर दी हो? नहीं, देखिए वंदना, उसमें यहाँ लाभ देने की बात नहीं। देखिए ई टेंडरिंग जो है ऑनलाइन प्रणाली है, सिर्फ पारदर्शी प्रक्रिया के तहत, मतलब टेंडरों की प्रक्रिया पारदर्शी हो, इसीलिए ई टेंडरिंग की शुरुआत की गई। इसमें कहीं कोई फेवर नहीं कर सकता है आदमी किसी का। और अगर ऑनलाइन, अब आप सपोज करिए कि जिस ठेकेदार ने वो टेंडर का सपोज है, हो सकता है उसने 10% या 20% जीरो टेंडर डाला हो और उसे टेक्निकली डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उससे लेटर में लिखा भी है कि भाई जिसको क्वालिफाई किया है उनके खुद तमाम पत्रों में कमियां हैं, उसने वो पॉइंट आउट किया है, वो इंगित किया है। और अगर इस मामले में जांच कराई जाए कि जिस ठेकेदार ने शिकायत की है उसका टेंडर कितने परसेंट जीरो था, यानी वो कितने परसेंट नीचे जाके काम करने वाला था, और जिसे क्वालिफाई कराया गया है उसका टेंडर कितने परसेंट बिलो या अबव उठा है, तो आपको पूरा का पूरा मामला समझ में आ जाएगा ये खेल कैसे होता है। जाहिर तौर पर अगर इस तरह की शिकायत की गई है तो इस शिकायत में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कम होगा। अगर हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं, हम ये सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से हम भी आश्वस्त होंगे कि इसमें कहीं ना कहीं नियमों के साथ छेड़छाड़ की गई है, लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि अगर हो सके ये मामला अगर सिंचाई मंत्री तक पहुंचे या प्रमुख सचिव सिंचाई तक पहुंचे तो कम से कम इस प्रक्रिया की जांच जरूर कराएं, और अगर इस तरह में इसमें कोई कमी निकल के आती है या ठेकेदार के आरोप जो लगाए हैं वो सही पाए जाते हैं तो उस अधिकारी के खिलाफ जरूर कार्रवाई करें कि जिसने इस तरह का मौका दिया। एक साफ सुथरी छवि वाली सरकार जो चल रही है उस पर दाग लगाने की कोशिश की, या फिर एक व्यक्ति इतना आहत हो गया है कि जिसे अब भरोसा नहीं रहा सिस्टम पर और वो अब मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहा है, तो सारा मामला साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल मनीष जी, और ये भी बात है कि जो पत्र है वो भी लिखे समय हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है, जबकि मसला ये बड़ा है, बहुत बड़ा मसला है, जबकि कोई अधीक्षण अभियंता यानी कि कोई अधिकारी पर किसी तरह के धांधली का, भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा रहा हो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने शुरुआत में ही कहा ये दिखने में छोटा सा मामला लेकिन बहुत बड़ा मामला है। पूरे प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और जाहिर तौर पर अगर इस चीज की जांच कराई जाए तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर सवाल खड़ा किया गया है तो जिम्मेदारी है, बतौर समाज के चौथे स्तंभ के रूप में हम ये सवाल अपने दर्शकों के सामने टीवी चैनल पर उठा रहे हैं। और अगर ये खबर पहुंचे तो मेरी भी गुजारिश है कि कम से कम जो जिम्मेदार अफसर बैठे हैं, जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं, वो इस बात की जांच कराएं। जो सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष हैं वो जांच करा लें, प्रमुख सचिव हैं वो जांच करा लें, विभागीय मंत्री हैं वो जांच करा लें कि इनके आरोपों में कितना दम है। बिल्कुल, और ऐसा भी हो सकता है कि क्या अधीक्षण अभियंता के साथ साथ कई और ऐसे
अधिकारी हो या ऐसे कोई ठेकेदार या कर्मचारी हो जो इसी धांधली में, इसी भ्रष्टाचार में शामिल हो? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, पूरी अधीक्षण अभियंता के नीचे अधिशासी अभियंता होता है, उसके नीचे सहायक अभियंता होता है, उसके नीचे अवर अभियंता होता है। तो सबकी अलग अलग सीमाएं हैं। कुछ सीमाएं अवर अभियंताओं की तय की गई है, कुछ सहायक अभियंताओं की तय की गई है, कुछ अधिशासी अभियंताओं की गई है और अधीक्षण अभियंताओं की गई है। तो अधीक्षण अभियंता तक का एक मामला है, ये टेंडर अधीक्षण अभियंता के स्तर का रहा होगा, इसलिए अधीक्षण अभियंता की शिकायत की गई है। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कराई जाए तो हो सकता है कि जो साहब हैं, जो जिन्होंने ऐसी, जिनके ऊपर ऐसी धांधली का आरोप लगा है, उनका चरित्र हो जाएगा और ये पूरी प्रक्रिया, ये कहाँ नियमों का पालन किया गया है, कहाँ नियमों के साथ छेड़छाड़ की गई है, वो सब का सब साफ हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मनीष जी, और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और संदीप भी हमारे साथ है। संदीप, जिस तरह से देखा जा रहा है मसला बड़ा है, लेकिन कार्रवाई की अगर बात करें तो अभी तक ऐसी कोई और कार्रवाई की अगर बात कर ले तो अभी तो ऐसा एक्शन होता नज़र आ नहीं रहा है। हमारे जैसे कि रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे भी बता रहे थे कि मामला बड़ा है, एक्शन होगा। जब सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा गया है, पत्र के अनुरूप देखा जाएगा कि कब ये एक्शन लिया जाता है और कब ये पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचता है। सबसे बड़ी बात तो यही हो जाती है। देखिए वंदना, बिल्कुल कहा जा सकता है कि के न्यूज़ ने जिस तरीके से इस प्राथमिकता से साथ इस खबर को उठाया है, तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ इस पे जो कमियां हैं वो देखने को वो होती नजर आएंगी। आप देखिएगा कि बहुत जल्द इस पे जो है कहीं ना कहीं एक्शन होता नजर आएगा, क्योंकि इस खबर को जिस तरीके से प्रसारित किया गया है, दिखाया गया है दर्शकों को, क्योंकि एक ठेकेदार का पत्र था, वो ठेकेदार के पत्र ने अपनी जो कमियां हैं वो बताई है, वो दर्शाई है कि किस तरीके से यहाँ पर अधिकारी काम जो है एक दूसरे को कैसे बांट देते हैं, कि वो सारी सच्चाई उसने अपने पत्र में जिक्र किया है। तो एक जो दर्द था उस ठेकेदार का वो लगाता हुआ नजर आया है। तो अब ये माना जाता है कि जिस तरीके से ठेकेदार ने जब पूरी कहानी अपनी जो उसका दर्द था वो उसने उसमें बयां कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अधिकारी से प्रताड़ित होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकारी भी अभी बहुत जल्द लखनऊ में आए हुए हैं। इससे पहले वो कहीं और पोस्टिंग थी उनकी, अभी 4 या 5 महीने हुए उनको लखनऊ ज्वाइन किए हुए, और आते ही उन्होंने बैटिंग जो है उस तरीके से शुरू कर दिया है। तो ये एक सबसे बड़ा विषय होता है कि या आपका बहुत पुराने से वो अधिकारी यहाँ पर टिके हों लखनऊ में, या लखनऊ में अगर टिके थे तो या उसका ठेकेदार का उनका तालमेल नहीं बैठ पा रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी 6-7 महीने पहले वो अधिकारी यहाँ पर एसी के पद पर यानी कि अधीक्षण अभियंता के पद पर तैनात होकर के आए हैं, उसके बाद आते ही उन्होंने ये कारनामा कर दिया। तो या ये भी हो सकता है कि उनके जो कर्मचारी हैं वो उनकी वजह से, उनकी गलती की वजह से ये बड़ी फॉल्ट हो गई है, बड़ी गलती हो गई है, या ये कहा जा सकता है, या फिर कहीं ना कहीं इसमें अधीक्षण अभियंता की भी संलिप्तता हो सकती है। तो ये तमाम तरीके चीजें हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचेगा, तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पे एक्शन लेंगे, संज्ञान लेंगे इस मामले में, या जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह या इस पे कोई संज्ञान लेंगे, या प्रमुख सचिव अनिल गर्ग इसमें कोई संज्ञान लेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से एक ठेकेदार ने एक पत्र लिख करके एक अधीक्षण अभियंता जो कि एक बड़ा पद होता है उसके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचार जैसे बड़े आरोप हैं, तो ये एक सबसे बड़ा विषय बनता है। बिल्कुल संदीप, और देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से परेशान होकर के ठेकेदार ने अपनी पूरी बात एक पत्र के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर पहुंचाई है, क्या उस बात पर, उस जो वृतांत जो बताया गया है पत्र के माध्यम से, उस पर क्या एक्शन होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर इस वक्त की आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर करोड़ों की धांधली का जो कोई आरोप लगाया गया है अधीक्षण अभियंता पर। इसी के साथ ही साथ टेंडर में धांधली की जांच करवाए जाने की भी ठेकेदार ने मांग की है। तो अभी तक जो कि देखा जा रहा है कि 14 निविदाओं को लेकर के जो धांधली के आरोप हैं ठेकेदार ने लगाए हैं अधीक्षण अभियंता पर। जांच कब होगी ये देखने वाली बात होगी, और जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं क्या उस जांच पर एक्शन लिया जाता है। सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता पर यह गंभीर आरोप है, भानु प्रताप सिंह नाम है, और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत
की गई है, जांच की मांग की गई है। ठेकेदार ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिखा, उस लेटर उस पत्र के माध्यम से सारी जानकारी दी है, सारे वृत्तांत बताए हैं कि किस तरह से अधीक्षण अभियंता भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इसी के साथ ही साथ किस तरह से कहां धांधली की जा रही है। मेरठ से खबर आ रही है। मेरठ से आपको ये खबर बता दें, जहां पर नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ धर्मांतरण हो रहा है। ईसाई धर्म में नए मेंबर जोड़ने का टास्क देते हैं, वादा देते हैं, चमत्कारी राख और बीमारी होती थी दूर, ऐसा बताया जा रहा है। मेरठ से आपको ये खबर बता रहे हैं, धर्मांतरण की शिकायत पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई भी की है और किराए के मकान में प्रार्थना भी कराई जा रही थी। गिरोह 300 से ज्यादा लोगों का करा चुका था धर्मांतरण और पैसों का लालच दे करके धर्मांतरण की प्लानिंग भी करते थे। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने छापेमारी की। मौके पर पुलिस को प्रार्थना करती दर्जनों महिलाएं भी मिली हैं। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के विवेक विहार का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर धर्मांतरण एक बड़ी तादाद में कराया जा रहा था। तो स्थानीय लोगों ने इस बात की शिकायत जो की पुलिस को दी। मौके पर पुलिस ने एक्शन भी लिया तो देखा कि प्रार्थना करती महिलाएं वहां पर पाई गईं। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मसला है। मेरठ से खबर बता रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की तरह ही धर्मांतरण कराया जा रहा है। ईसाई धर्म में नए मेंबर को जोड़ने की भी कोशिश की जा रही थी और फादर बताया जा रहा है कि चमत्कारी राख देते थे, जिससे कि ये कहा जाता था कि बीमारियां इससे दूर होती हैं। धर्मांतरण की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लिया, कार्रवाई की, छापा मारा और रेड के दौरान ये देखा कि वहां पर महिलाएं प्रार्थना करती नजर आ रही थी। गिरोह के 300 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण भी करा चुके हैं। कानपुर से खबर है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है। बगीचे में विकलांग युवक का शव मिला है। वैसाखी से सिर कुचल करके युवक की हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। सुबह खेत पर जा रहे ग्रामीणों ने देखा है शव। ग्रामीणों ने शव देखकर परिजनों को सूचना दी है। मौके पर थाना पुलिस सहित फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है। वहीं एडीसीपी वेस्ट और एसीपी कल्याणपुर डॉग स्क्वाड भी मौजूद है। राजेश कश्यप के रूप में मृतक की पहचान की गई है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि कुकरादेव गांव के निकट स्थित बगीचे का ये मामला बताया जा रहा है। तो कानपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है और बगीचे में विकलांग युवक का शव मिला है। वैसाखी से सिर कुचल करके हत्या किए जाने की आशंका भी परिजनों की ओर से जताई जा रही है। बांदा से खबर, जहां पर 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का आयोजन हुआ है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में यूपी को मिला है द्वितीय स्थान और उत्तर प्रदेश में बांदा को मिला प्रथम स्थान। बांदा को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और आईएएस पूर्व डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को सम्मानित किया गया। बांदा से आपको एक खबर बता रहे हैं, बांदा से सीडीओ वेद प्रकाश मौर्य को भी सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट कार्य के लिए मुख्य विकास अधिकारी सम्मानित किए गए। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। तो दुर्गा शक्ति नागपाल को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है।
तो राज्य में बेरोजगारों को नौकरी के नाम एटा से खबर है, जहां पर पुराने मकान को तोड़ते समय दबे मजदूर और मकान गिरने से आधा दर्जन लोग दबे हैं। एक की मौत बताई जा रही है। रेस्क्यू कर 4 लोगों को बाहर भेजा गया है। मेडिकल कॉलेज मकान गिरते ही स्थानीय लोगों में हड़कंप देखा गया। मौके पर पहुंचे कोतवाली नगर प्रभारी में पुलिस फोर्स और स्थानीय लोगों की मदद से जेसीबी से रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू कर घायलों को लगातार निकालने का प्रयास जारी है। लगभग 5 से 6 लोग दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। तो 4 लोगों का रेस्क्यू बाहर निकले। घायलों में 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है और 1 की मौत बताई जा रही है। थाना कोतवाली नगर के शिकोहाबाद रोड के पास का ये मामला बताया जा रहा है। एटा से एक खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। मकान गिरने से आधा दर्जन लोग दबे हैं। 1 की मौत बताई जा रही है। रेस्क्यू कर 4 लोगों को बाहर भेजा गया और निकाल करके देखा जा रहा है कि रेस्क्यू कर मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां पर इलाज चल रहा है घायलों का। तो स्थानीय लोगों की मदद से जेसीबी से रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू कर घायलों को बाहर निकालने की जो कोशिश है लगातार देखी जा रही है। तो लगभग 5 से 6 लोग दबे होने की आशंका भी बताई जा रही है। 4 लोगों की को रेस्क्यू भी किया जा चुका है। राजधानी लखनऊ से खबर है, जहां पर मंगलवार को डेंगू के 56 और मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा जो कि बताया जा रहा है कि 9 मामले चंदर नगर में सामने आए। अलीगंज में 8 नए डेंगू मरीजों की पुष्टि हुई। इंदिरा नगर सिल्वर जुबली इलाके से 7 मरीज मिले और इस साल अब तक की डेंगू के 1562 मरीज मिल चुके हैं। मलेरिया के मरीजों के मिलने का सिलसिला भी फिलहाल थमा नहीं है और बताया जा रहा है कि मलेरिया के जो भी केस हैं वो अब कहीं थमते भी नजर आ रहे हैं। हालांकि कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। मंगलवार को मलेरिया का कोई नया मरीज नहीं मिला है। तो मलेरिया के मरीजों के मिलने का सिलसिला फिलहाल थमता नजर आ रहा है। वहीं डेंगू के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इंदिरा नगर सिल्वर जुबली इलाके से 7 मरीज मिले हैं। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।